हेलो गाइस, देखिए आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था की। ये जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, इसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। राहुल चौधरी की एक बुक आती है, उसका लेटेस्ट अभी जो एडिशन है वो 8वां है, तो उसके मतलब उससे करवाऊंगा इसका पूरे को। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि इस किताब को पढ़ने के बाद ऑलमोस्ट आपको उसके बाद कोई किताब रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसमें कोशिश करेंगे कि मैं पीवाईक्यू साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखो, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 की धारा 21 के अनुसार राज्य सरकार राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना करेगी, ठीक है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग सांवैधिक और वैधानिक निकाय है। जहां पे भी एक्ट आ जाए, ठीक है, तो वहां पे सांवैधिक और वैधानिक निकाय होगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है। गठन जो है ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी की गई, जिसने कार्य प्रारंभ किया 23 मार्च 2000 से। ये दोनों डेट ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट वनपाल जब एग्जाम हुआ है उसमें ये पूछा है 2000 वाला, ठीक है। फिर राजस्थान राज्य मानवाधिकार विनियमन 2001 का क्रियान्वयन 19 जनवरी 2001 को हुआ, ठीक है। तो इतनी बात अपने को समझ में आई। अब ये नियम वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है और ये डेट भी पूछी हुई है कि किसको क्रियान्वयन किस डेट को हुआ, तो 19 जनवरी 2001 को हुआ है, ठीक है। एसएचआरसी जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, आगे से मैं इसको शॉर्ट ही बोलूंगा, एसएचआरसी ध्यान रखिएगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। संरचना भी धारा 21 में लिखी हुई है और ये ध्यान रखिएगा कि बहुसदस्यीय निकाय है। कैसा है? बहुसदस्यीय निकाय है। देखो, जब इसका गठन हुआ था 1999 में, तब इसकी संरचना में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे, ठीक। उसके बाद अभी 2006 में इसमें संशोधन किया गया, तो इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, मतलब इनमें सदस्यों की संख्या कम कर दी गई, ठीक है। तो अब राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की जो संगठनात्मक संरचना है वो इनसे मिलकर बनी होती है। एक ही अध्यक्ष होते हैं, फिर एक सदस्य होते हैं और एक सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये 2 सदस्य हो गए और एक अध्यक्ष हो गए। क्लियर हुई ये बातें? तो इतनी बातें समझने के बाद में देखो आगे। देखो, योग्यता क्या होती है अध्यक्ष की पद के लिए? देखो, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ये थी 2019 से पहले, ठीक है। फिर 2019 में इसमें एक अमेंडमेंट करा गया और उसमें बोला गया अन्य न्यायाधीश भी इसकी योग्यता के लिए पात्र होंगे, ठीक है। और ये कब करा गया? 2019 में संशोधन करा गया, ठीक है। और इन मतलब जो कौन होगा, जो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होगा, उसको अध्यक्ष के पद पर अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। अब कोई ये पूछ सकता है कि एसएचआरसी में अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो 2 बार हो चुका है। 2 बार हो चुका है, ठीक है। 2 बार हो चुका है और 2 बार कब कब हुआ है? एक तो हुआ है 2006 में, ये ध्यान रखिएगा, और एक हुआ है 2019 में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सदस्य हेतु योग्यताएं क्या होंगी? एक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश या जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है। एक सदस्य मानवाधिकार का विशेषज्ञ रखता हो, यानी 2 सदस्य हो गए, दोनों की अलग अलग विशेषताएं होगी, ठीक है। नियुक्ति है धारा 22 में। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा नियुक्ति करी जाएगी? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति करी जाएगी। लेकिन कैसे करेंगे? एक चयन समिति की सिफारिश पर करेंगे। अब चयन समिति का नाम आ गया, तो चयन समिति में टोटल कितने सदस्य होंगे? वैसे तो 4 और एक 6 होंगे, जो आगे आ जाएगा। देखो, 4 सदस्य होंगे, 4 सदस्य होंगे, उसका अध्यक्ष सही, मतलब 4 सदस्य होंगे, और चयन समिति का भी एक अध्यक्ष होगा जिसको बोला जाएगा मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। अब ये 4 और 6 कहाँ पे होंगे? वो आगे आएंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पे देखो द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि जहाँ पे विधान परिषद है वहाँ पे 6 सदस्य होंगे, बाकी जहाँ पे विधानसभा है वहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। क्लियर हुई इतनी बातें? ठीक है। अब चयन समिति में और कौन कौन से होंगे सदस्य होंगे? देखो, इसका अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री साहब, एक होंगे हमारे गृह मंत्री साहब, एक होंगे विधानसभा अध्यक्ष और एक होंगे विधानसभा के विपक्ष के नेता। क्लियर हुई? ठीक है। अगले हैं, देखो ये देखो, जिस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल होता है, अर्थात विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है, वहां चयन समिति में 4 के बजाय टोटल कितने सदस्य होते हैं? 6, ठीक है। तो 4 तो वो पीछे वाले हो गए, और एक विधान परिषद का सभापति हो गया और एक विधान परिषद का विपक्ष का नेता हो गया। क्लियर हुई? ठीक है। आगे देखिए, आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविधि मान्य नहीं होगी कि चयन समिति में कोई पद रिक्त है। क्लियर हुई बातें? समझ में आ गई ये क्या बोलना चाह रहा है? ठीक है। मतलब इसके जो अध्यक्ष और सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविधि मान्य नहीं होगी कि उसका चयन समिति में कोई पद खाली है, ऐसा, ठीक है। शपथ,
देखो एसएचआरसी के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल ही दिलाता है। और राज्यपाल नहीं होगा तो राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और हमेशा जब भी ऐसा ही आएगा तो ये ऐसा ही मतलब आपको आंसर देना पड़ेगा, या तो राज्यपाल होगा या उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति होगा। त्यागपत्र होगा धारा 23 में, अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। तो तीनों बातें ध्यान रखना, शपथ की भी, नियुक्ति भी और त्यागपत्र, तीनों कौन करवा रहा है? राज्यपाल करवा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। हटाने की प्रक्रिया देखिए, धारा 23 में लिखी हुई है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति हटाता है, ना कि राज्यपाल। ये बहुत बड़ी ध्यान से देखना इस बात को, ठीक है। सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। अब एक बात बहुत ध्यान से समझ लेना, एसएचआरसी को हटाने का काम सिर्फ राज्यपाल का, राष्ट्रपति का है, राज्यपाल का नहीं है, ठीक। अगर ये कारण हुए टोटल 5, तब तो वो डायरेक्ट हटा देगा। और सिर्फ ये कारण हुआ मतलब उस पर कदाचार और असमर्थता का के आधार पर ये कारण हुआ, तो वो किसी सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएगा, ठीक है। और अन्य आधार में कौन कौन से हो गए, जैसे देखो दिवालिया घोषित हो जाना, शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाना, या चित्त विकृत होने पर भी, न्यायालय में दोषित होने पर, राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता से ग्रस्त होने पर, लाभ का पद धारण करने में, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, इस सबका पॉइंट है ये। क्लियर हुई? ठीक है। अगला है इसका कार्यकाल। देखो कार्यकाल धारा 24 में लिखी हुई है। इंपॉर्टेंट बात ये है 370 कार्यकाल, ठीक है। 370 की आयु में इनमें से जो भी पहले हो, ठीक है। 2019 के संशोधन के बाद इससे पूर्व 570 वर्ष था, यानी कि पहले कितना था? 570 था। पहले कितना था? 570। अब कितना हो गया? 370। 2019 के संशोधन के बाद प्रावधान किया गया कि अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे। एकमात्र आयोग, हम 5 आयोग पढ़ेंगे, उसमें से एकमात्र आयोग है जिसमें पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, बाकी किसी में भी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, ये यही याद करो, ठीक है। आगे नहीं बताऊंगा मैं आरपीसी वगैरह उसमें। अध्यक्ष या सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा, ठीक है। कार्यवाहक अध्यक्ष धारा 25 में लिखी हुई बात है। कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना, ठीक है। इसको एक बार 1 सेकेंड, ठीक है। देखो अगर अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है या उसका पद त्याग हो जाता है या अवकाश ले लेता है या अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल इसमें सदस्यों में से किसी एक को, यानी सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा। तो ये ध्यान रखना, कार्यवाहक अध्यक्ष की कौन सी धारा में? धारा 25 में। सेवा शर्तें हैं धारा 26 में। देखो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसकी सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? राज्य सरकार। और एक बात याद रखना, इसका प्रतिवेदन भी एसएचआरसी किसको देगी? राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो सेवा शर्तें कौन निर्धारण करता है? राज्य सरकार। लेकिन इनके कार्यकाल के दौरान इनमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को, देखो स्टेटमेंट बना के ये डाल देंगे और लिख देंगे कि इसकी सेवा शर्तें राज्य सरकार निर्धारित करता है, और फिर सेकंड स्टेटमेंट में डाल देंगे कि इनके कार्य अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। बस इतना ही चेंज करते हैं वो स्टेटमेंट में, थोड़ा ध्यान रखना बस। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को वेतन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान मिलता है तथा सदस्यों को वेतन जो मिलता है वो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समान मिलता है। छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला धारा 27 में क्या लिखा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी बंद, ठीक है। देखो आयोग का सचिव राज्य सरकार के सचिव स्तर के पद से नीचे का नहीं होगा, मतलब इसमें एक सचिव होगा जो सचिव के स्तर का पद का नहीं होगा। वह राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो राज्य आयोग से प्रत्याजित करे, ठीक है। मतलब राज्य आयोग उसे प्रत्याजित करता है उसे। यह आयोग का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? ये सचिव होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आयोग की एक स्वयं की अन्वेषण एजेंसी यानी कि जांच एजेंसी होती है, ठीक है, जिसका नेतृत्व महानिरीक्षक पुलिस यानी आईजी जो रैंक का अधिकारी होता है, मतलब इससे निम्न स्तर का कोई भी अधिकारी नहीं होगा। तो ये ध्यान रखने का, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैंने बताया था रिपोर्ट या प्रतिवेदन धारा 28 में लिखी हुई है, और इसकी भी सब क्लॉज 1 में लिखी हुई है कि आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? राज्य सरकार को देता है। और एक जो आगे सूचना आयोग आएगा वो भी क्या इसको देगा? राज्य सरकार को। आगे मैं बता दूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। धारा 28 सब क्लॉज 2 में राज्य सरकार आयोग से प्राप्त रिपोर्ट को विधानसभा में रखवाएगा। कहाँ पे रखवाता है? विधानसभा में रखवाएगा। धारा 29 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कुछ प्रावधानों को राज्य आयोग का पर लागू होना,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, उसकी कुछ धाराएं हैं जो राज्य मानवाधिकार में भी लागू होती हैं, वो धारा 29 में लिखी हुई बातें हैं, ठीक है, ये छोटी सी बातें हैं। अब देखो ये जो आयोग का कार्य और ये गठन है ना, उस बुक्स में लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सा एक बार मोटा मोटा देख लो, बाकी कुछ खास है नहीं, बस पढ़ने के हिसाब से देख लो। देखो राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक, मतलब उसके कार्य और गठन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक इतना 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 ये है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। आयोग निम्नलिखित सभी या इनमें से किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात स्वयं प्रेरणा से या स्वयं पीड़ित या उसकी कोई और से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर, ठीक है, ये ध्यान रखना, तीनों से, स्वयं प्रेरणा से भी कर सकता है वो, या कोई स्वयं कोई पीड़ित हुआ है जिसका मतलब उसके अधिकारों का या जो मानव अधिकारों का क्या बोलते हैं हनन हुआ है, वो भी आ सकता है, या उसके मतलब उस जो पीड़ित है उसके बिहाफ पे कोई और व्यक्ति भी याचिका लगा सकता है। इंपॉर्टेंट बात है कि केवल राज्य सूची का विषय और समवर्ती सूची का विषय, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, यही विषय होने चाहिए। मानवाधिकारों के उल्लंघन या उसके अपशमन की, जैसे मानसिक विमंदित व्यक्तियों का शोषण, सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा, इसके बारे में किसी लोक सेवक द्वारा उस उल्लंघन को रोकने में बरती गई उपेक्षा की शिकायत की जांच करेगा, जैसे पुलिस हिरासत में मृत्यु, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मानव अधिकारों के उल्लंघन के किसी अभिकथन वाली किसी कार्यवाही में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करेगा। राज्य सरकार को सूचना देने के अध्ययन राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का जहां पर उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजन से व्यक्तियों को निरोध किया जाता है या रखा जाता है, निवास करने वाली जीवन दशाओं को अध्ययन करने वाले सिफारिश करने के लिए निरीक्षण करेगा। अब इसमें ना ये सारी बोल वचन है, ध्यान रखिए, ये सब निरीक्षण करेगा, मतलब तुम समझ लो कि सभी चीज़ों को निरीक्षण करेगा ये, ठीक है। उग्रवाद कहाँ पे जहाँ पे फैल रहा है तो उस पर जो उसका पुनर्वलोकन यानी कि जो रिव्यू देखेगा ऐसा करके, और मानव अधिकारों में क्या करेगा, नए नए अनुसंधान करेगा, और ये भी समझ सकते हो आप, है ना। और समाज में विभिन्न जैसे मानवाधिकार साक्षरता बढ़ाएगा, और मीडिया के थ्रू मानवाधिकारों के बारे में थोड़ा जागरूकता फैलाएगा। ये सब फालतू बातें, यहाँ पे फालतू बातें नहीं है, मतलब आपको एक बार पढ़नी होती है। मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी क्षेत्रों और संस्थाओं के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देगा, ऐसे अन्य करते करेगा जिन्हें मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक होंगे। ये सब बातें इसमें छोटी छोटी पढ़नी होती है बस, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक क्वेश्चन जैसे वो पीछे से आता है तो एक क्वेश्चन इसमें से आता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की सूची, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से देखिए, कांता कुमारी भटनागर पहली अध्यक्ष, फिर सैयद सगीर अहमद खां, नगेंद्र कुमार जैन, प्रकाश टाटिया, गोपाल कृष्ण व्यास और गंगाराम मूलचंदानी। तो अभी तक कितने, 6 टोटल, ठीक है। उसके बाद ये 23 मार्च 2000 से 11 अगस्त 2000 तक, 16 फरवरी 2001 से 3 जून 2004 तक, और 16 जुलाई 2005 से 15 जुलाई 2010 तक, 11 मार्च 2016 से 25 नवंबर 2019 तक, और 25 जनवरी 2021 से 24 जनवरी 2024 तक, 28 जून 2024 से निरंतर अभी तक ये चलते हैं, ठीक है। फिर अगला है कि ये देखिए, एक सेकेंड, देखो ये हैं जो सदस्य थे ना उनके बारे में, तो आपको इनमें कुछ नहीं पढ़ना है सदस्य, ये ऐसे बहुत सी चीज़ें आएंगी, आपको इनको सिर्फ एक बार पढ़ के चले जाना है। इसमें जो काम की चीज़ें वो आगे अपने आप आएगी, मैं बता दूंगा, बस एक बार देख लेना है इनको, कुछ खास नहीं है, ठीक है। आगे आओ, नीचे आओ, पहले सबसे पहले यहाँ देखो, निम्न राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। देखो अमर सिंह गोदारा ये प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष रहे, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे, अमर सिंह गोदारा। एक जगत सिंह को भी बनाया गया, एक पुखराज सिंघवी, HR कोड़ी, महेश चंद्र शर्मा और रामचंद्र झाला। कुल मिला के ये 6 सदस्य हैं जो कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड, हाँ ये हो गए। उसके बाद हम नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो अब हमको समझ में आएगा। ये देखिए इसमें इस बुक में एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट बातें बताई गई, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, कांता कुमारी भटनागर, ये जो पीछे पढ़ चुके अपन। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष है अमर सिंह गोदारा, ठीक है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में अब 6 कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। ये सभी स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी ध्यान रखना। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, गंगाराम मूलचंदानी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है ये सबसे पहले जो बात करेंगे
सबसे पहले बात करेंगे हम ये जो 6 हमारे अध्यक्ष हुए इनके बारे में। देखो, कांता कुमारी भटनागर जो है ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार की प्रथम अध्यक्ष रही। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष रही, ये ध्यान रखिएगा। यह राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की एकमात्र महिला अध्यक्ष भी रही, ये भी ध्यान रखिएगा। 2 बातें ध्यान में होगी। ठीक है, यह राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश भी रही। ठीक है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट इनके बारे में। प्रथम अध्यक्ष एसएचआरसी की, एकमात्र महिला अध्यक्ष एसएचआरसी की, राजस्थान हाईकोर्ट की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, यह मद्रास उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश भी रही। ठीक है, क्लियर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की न्यूनतम कार्यकाल वाली अध्यक्ष भी रही। कार्यकाल भी इनका न्यूनतम था, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार घूमा है, तो न्यूनतम कार्यकाल ध्यान रखना। ठीक है, अगले हैं एस सगीर अहमद। इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात 2 है। एक तो है कि ये एसएचआरसी के एकमात्र अल्पसंख्यक अध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरे थे कि एसएचआरसी के एकमात्र ऐसे अध्यक्ष थे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले हैं नगेंद्र कुमार जैन। देखो, नगेंद्र कुमार जैन के बारे में एसएचआरसी आयोग के सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष भी रहे। यह राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके बारे में क्वेश्चन आया था आरएस में 2 फरवरी 2025 में, ये क्वेश्चन आया था, ध्यान रखिएगा। यह राजस्थान बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष भी रहे। यह हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त भी रहे। यह हिमाचल जो प्रदेश है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे, वहाँ के मतलब एसएचआरसी के अध्यक्ष भी रहे। यह मद्रास और कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश भी रहे। पीछे अपने कांता भटनागर वो मद्रास के भी रहे थे। ये राजस्थान उच्च न्यायालय के अध्यक्ष भी रहे, राजस्थान उच्च न्यायालय के अध्यक्ष भी रहे। अगले हैं प्रकाश सिंह टाटिया। एक इनका क्रम बड़ा ध्यान रखना, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, प्रकाश सिंह टाटिया दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी रहे। उसके बाद ये राजस्थान व झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। गोपाल कृष्ण व्यास जो थे ये राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे, और ये राजस्थान न्यायाधीश अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। यह राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, आयोग के दूसरे अध्यक्ष जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया था। ठीक है, कार्यकाल पूर्ण किया था, ये बात ध्यान रखना। अगले हैं गंगाराम मूलचंदानी। ये वर्तमान अध्यक्ष हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। तो ये मोटी मोटी बातें आप एक बार थोड़ा देख लेना तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। सभी चीजें याद करने की कोशिश मत करना एक बार में, वरना मिक्स होंगी, तो आपको धीरे धीरे चलना है। ठीक है, अब देखो ये थोड़े से और देख लेना। अब तक राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में 14 सदस्य रह चुके हैं और 6 कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, सदस्यों में सर्वाधिक कार्यकाल रहा पुखराज सिरवी का, और सदस्यों के तौर पर न्यूनतम कार्यकाल रहा नमो नारायण मीणा का। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्य BL जोशी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मेघालय के राज्यपाल भी रहे। BL जोशी 3 जगह के राज्यपाल रहे, कहाँ का? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मेघालय के। आलम शाह खान व महेश चंद्र शर्मा एक ऐसे सदस्य हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। ठीक है, सदस्य हैं, ये ध्यान रखिएगा। नमो नारायण मीणा राजस्थान मानवाधिकार आयोग के ऐसे सदस्य हैं जो लोकसभा सांसद यानी केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं। मानवाधिकार आयोग को दंतहीन बाघ या कागजी शेर किसने कहा है? HL दत्तू ने कहा है। ये स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब देखो, इसमें ये बताई गई है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार के आयोग में शिकायत का पंजीकरण और सुनवाई की प्रक्रिया कैसे कैसे होगी, यानी उसके नियम कैसे होंगे। पीछे हम पढ़ के आए थे, ये देखो 2001 के नियम है जो 19 जनवरी 2001 को लागू हुए थे, ये ध्यान रहे। इससे संबंधित देखो ये सारी चीजें हैं, इनको आप एक बार मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ, बाकी इनका कोई ज्यादा मतलब है नहीं इनका, तो एक बार देख लीजिएगा कि मानव संरक्षण अधिनियम में यह विहित किया गया कि आयोग में ऐसे समय पर यह स्थान बैठक करेगा जिसे अध्यक्ष उचित समझे। कार्यप्रणाली का निर्धारण आयोग द्वारा स्वयं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्वायत्त संस्था है तो वैसे ही करेगी। कार्य संचालित तो आयोग में राजस्थान मानवाधिकार के विनियम 2001 के लागू में आयोग मुख्यालय जयपुर में होगा, ये पीछे पढ़ चुके हैं। आयोग द्वारा समय समय पर राज्य के विभिन्न स्थानों पर जाकर मौके पर प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा, सुनवाई की जाएगी, बैठकें की जाएंगी। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या होगी, थोड़ा सा एक बार देख लो। देखो, परिवादी को किसी भी माध्यम से यथा स्वयं उपस्थित होकर पत्र द्वारा, फैक्स द्वारा, मेल द्वारा आदि के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। ठीक है, समाचार पत्र में छपी खबरों पर भी आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा सकता है। ठीक है, परिवाद हिंदी या अंग्रेजी या संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है। परिवाद के साथ कोई फीस देय नहीं होगी। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, थोड़े ध्यान रखना, मतलब लैंग्वेज याद रखना, हिंदी, इंग्लिश और 8वीं अनुसूची में जो भी भाषाएं दी गई वो, और फीस कोई भी नहीं ली जाएगी। आयोग परिवाद के विषय में अतिरिक्त सूचनाएं जो आवश्यक समझता है मंगा सकता है, आवश्यकता अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश में दे सकता है। ठीक है, अब ये इसमें सब बातें लिखी हुई कि आयोग द्वारा साधारणतः ग्रहण करने योग्य परिवाद निम्न में से कौन से होंगे। ये ठीक है, ये देखो, अस्पष्ट या अनाम या पठनीय, तुच्छ या अकारण किसी को परेशान करने वाले हो,
ठीक है। उसके बाद किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित मामले हो, 1 वर्ष से अधिक पुराने प्रकरण हो, मतलब 1 वर्ष से ज़्यादा हो तो पुराने प्रकरण, ये ध्यान रखने का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिविल विवाद से संबंधित जैसे संपत्ति के अधिकार, संविधान तक बाध्यताएं आदि, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना कि ये जो है ना, ये ग्रहण नहीं करने योग्य है, मतलब ये आयोग इनको, मतलब ये विवाद नहीं सुनेगा ना, ये ध्यान रखना। तो इसमें 1 वर्ष से पुराना हो तो नहीं सुनेगा, और अगर किसी न्यायालय में लंबित है तब नहीं सुनेगा, और अगर किसी सिविल विवाद से जैसे संपत्ति का अधिकार है, इन सब में है तब भी नहीं सुनेगा। आरोप किसी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं हो तब भी नहीं सुनेगा। जहाँ अभिकथन, मतलब कोई भी जैसे ब्यूरोक्रेट्स के आगे, मतलब अगेंस्ट नहीं हो तब भी नहीं सुनेगा। अभिकथनों से मानवाधिकार के किसी विनिर्दिष्ट अतिक्रमण का मामला नहीं बनता हो, मतलब किसी ने मतलब ऐसे ही झूठ मूठ का आरोप लगा दिया और मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ ही नहीं है, वैसा वाला। जहाँ मामला किसी न्यायालय अधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर न्यायालय के विचाराधीन है ना, तो उसमें मानवाधिकार आयोग कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला, जहाँ मामला किसी न्यायिक अभिमत आयोग के किसी विनिश्चित के अंतर्गत आता हो, मतलब ठीक है, न्यायालय वो वाली बात ही है। जहाँ आयोग को किसी अन्य प्राधिकरण को प्रेषित परिवाद को प्रति प्राप्त हो, ठीक है। जहाँ मामला आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर हो, ये भी ध्यान रखना। परिवाद प्राप्त होते ही उनको वर्गवार छंटनी कर जांच हेतु संबंधित अधिकारी के समक्ष रखा जाता है। वर्गीकरण के पश्चात निर्धारित प्रपत्र क और ख में परिवाद भरे जाकर रजिस्ट्रीकरण विभाग को भेजे जाते हैं। विश्व मानवाधिकार सम्मेलन जो वियना 1993 के नाम से प्रसिद्ध है, जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1947 की उपलब्धि का मूल्यांकन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के क्षेत्र में आगे कार्य करने वाले अधिकार तैयार किए गए, ठीक है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC का प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क उपचार प्रदान करता है और परिवाद के विषय में परिवादी ईमेल द्वारा, डाक द्वारा या स्वयं को उपस्थित होकर अपनी शिकायत आयोग की प्रस्तुत करता है। शिकायतों का पंजीकरण, ये देखो, ये इसमें लिख रखा है, रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले प्रत्येक परिवाद के संबंध में जिला कोड और रजिस्ट्रीकरण के वर्ष सहित प्रकरण संख्या, डायरी संख्या वाले ये सब रजिस्ट्रीकृत समस्त परिवाद से शीघ्र 7 दिवस के अंदर आयोग के समक्ष रखे जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, बस थोड़ा सा पढ़ लेना, आप ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। अध्यक्ष महोदय के विषय और ये खंडपीठ, ये नहीं कोई काम की चीज़ें हैं, ये फालतू, ये भी नहीं है। हाँ, ये देख लो, प्रारंभिक विचार के पश्चात यदि कोई आयोग प्रकरण को खारिज करता है तो परिवाद को सूचित किया जाता है, उसको परिवादी को सूचित किया जाए, उसको बताया जाएगा क्यों खारिज किया गया। यदि परिवाद ग्रहण कर लिया गया तो स्व प्रेरणा से संज्ञान लिया जाता है, नोटिस जारी कर रिपोर्ट दर्ज की जाती है। दोनों बातें ध्यान रखना ना। आयोग की राय में जहाँ ऐसे व्यक्ति को जिनके आचरण की वह जांच करता है और या उसकी राय में उससे व्यक्ति को प्रतिष्ठा प्रतिकूल प्रभावित, और ये नहीं काम की बात नहीं है, छोड़ो। हाँ, जांच के साथ यदि कोई तथ्य प्रमाणित होता है किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार का हनन किया गया है अथवा ऐसे हनन रोकने की अपेक्षा की है, तो आयोग की उसके विरुद्ध अभियोजन या ऐसी कार्रवाई शुरू करने की प्रशंसा जो वो उचित समझे कर सकता है। आयोग उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय में ऐसे निर्देश या आदेश या रीट के लिए भी जो भी आवश्यक समझे अनुरोध कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आयोग पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके परिवार के सदस्य को उसके आयोग समझने और यंत्रित दे सकता है। वैसे ठीक है, नॉर्मल सी बातें हैं, इतनी ज़्यादा इनको सीरियस लेना नहीं है अपने को, ठीक है। अगला है ये, राजस्थान राज्य मानवाधिकार की शक्तियाँ क्या क्या है। देखो क्या करेगा ये, उसकी सिविल जो पावर है ना वो है। देखिए क्या क्या है, शिकायत की जांच किस समय क्या क्या हो सकती है। किसी भी जो साक्षियों को समन करवा सकता है, यानी उसको बुला सकता है, उसको हाजिरी लगवा सकता है, या उनके एफिडेविट पे उन पे लिखवा सकता है। किसी दस्तावेज को प्रकट करने के लिए कह सकता है, शपथ को साक्ष्य मानकर मतलब ग्रहण करवा सकता है, किसी न्यायालय कार्यालय से कोई अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित कर सकता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें ये देखो, ये धाराएं हैं इनकी, इनसे ये बताया गया है कि आयोग यदि किसी व्यक्ति से सुसंगत बिंदु पर विचार सूचना चाहता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 176 या 177 के अधीन ऐसे सूचना देने के लिए बाध्य होगा, ठीक है। किसी भी स्थान के निरीक्षण हेतु आयोग किसी राजपत्र अधिकारी से अधिकृत कर सकता है, उसे दंड संहिता इतनी में करवा सकता है। अब तो ये बदल गए हैं तो थोड़ा ध्यान रख लेना। वह किसी भी दस्तावेज को में प्रतिलिपि ले सकता है, ये फोटोकॉपी की बात कर रहा है कि ठीक है, प्रतिलिपि ले सकता है साहब। अनुसंधान हेतु आयोग भारत सरकार या सरकार के किसी भी अधिकारी या एजेंसी की सेवाओं का उपयोग या राज्य सरकार या केंद्र सरकार की सहमति से कर सकता है। जांच से संबंधित किसी मामले में अन्वेषण करने के लिए प्रयोजन तो कोई भी अधिकारी या एजेंसी जिसकी सेवाओं की धारा 1 के अधीन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रखे जाते हैं। ये कोई खास बात नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। उसे ये पता ही गया है इसके बारे में। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट बात होगी मैं अपने आप आपको वो करवा दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट बात। अब ये देखो थोड़ा सा ये देख लो। ये एक सेकेंड,
एक सेकेंड हाँ, ये देखिए, देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार द्वारा एक मानवाधिकार संदेश नामक त्रैमासिक पत्रिका निकाली जाती है। धारा 2 में मानवाधिकारों की परिभाषा, धारा 33 में वित्तीय स्वायत्त का उल्लेख तथा 35 के आयोग के खाते व लेखा परीक्षण का उल्लेख है। मतलब 33 में तो वित्तीय स्वायत्तता बताई गई है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 35 में बताई गई है खाते, अकाउंट्स और लेखा, ये सब। और 37 में पुनर्नियुक्ति मैंने बताई, एकमात्र आयोग जिसमें पुनर्नियुक्ति होती है। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। संयुक्त संघ यानी यूएनओ द्वारा जो मानवाधिकार दशक है वो 1 जनवरी 1900, अब दशक याद रखना, 1995 से 2004 के बीच रहा, बस इतना ही याद रखना, ज़्यादा नहीं याद रखना। राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 में बना जिसमें कुल 8 अध्याय और 43 भाग है। इसके 5वें नंबर के अध्याय में और धारा 21 में किसका जिक्र है? एसएचआरसी का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 10 अक्टूबर 1993 में। हम ये जब इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तब ये डेट आएगी, तो ध्यान रखिएगा। 10 अक्टूबर 1993 का मुख्यालय नई दिल्ली में। और यूएनएचआरसी, एनएचआरसी, एसएचआरसी। यूएनएचआरसी का मतलब है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है। एनएचआरसी का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे। एसएचआरसी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। और यहाँ हमारा एसएचआरसी खत्म होता है। और इसके बाद ये याद रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसके क्वेश्चन हम बाद में करवाएंगे। तो अभी मैं आपको 2 मिनट के लिए इसको रिवीजन करवाता हूँ, ठीक है। इसको रिकॉल करने की कोशिश करना आप थोड़ा सा। देखो, पहले ये समझना, रिवीजन का मतलब जल्दी से करेंगे। देखो, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा कौन सी? 5। धारा 21 और अध्याय कौन सा? 5। कैसा आयोग है? सांविधिक और वैधानिक निकाय, एक स्वायत्त निकाय। ये एक पॉइंट याद रखना बस, ठीक है। इसकी अधिसूचना 18 जनवरी 1993 और ये कार्य करना इसने 23 मार्च 2001। नियम बने 2001 को। नियम का क्रियान्वयन 19 जनवरी 2001 को। बहुत सदस्य पहले 1+4 थे, फिर बन गए 1+2। कब संशोधन हुआ? 2006 में। अब कितने हैं? 1+2। 2 में अध्यक्ष की योग्यता है कि उच्च न्यायालय या का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यानी न्यायाधीश 2000 होना चाहिए। ये संशोधन कब किया गया? ये 2019 में किया गया। अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है एसएचआरसी में? 2 बार, 2006 और 2019 में। सदस्यों की योग्यता क्या है? एक सदस्य होना चाहिए जो या तो जिला न्यायालय में हो या उच्च न्यायालय में हो या सेवानिवृत्त हो, कि कम से कम 7 साल का अनुभव हो, और एक सदस्य जिसको मानवाधिकार का विशेष ज्ञान हो। इसकी नियुक्ति आती है वो राज्यपाल करेगा। राज्यपाल किसकी सलाह पर करेगा? चयन समिति की अनुशंसा पर करेगा। चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अपना मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री इस चयन समिति में और कितने सदस्य होते हैं याद रखिएगा। अगर विधानसभा है तब तो 4 सदस्य होंगे। कौन कौन से? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा का विपक्ष का नेता। और 6 सदस्य होंगे, यानी किसी किसी राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी जहाँ पे विधान परिषद भी होगी, तो टोटल मिला के 2 सदस्य और बढ़ जाएंगे। और कौन कौन से होंगे? विधान परिषद का अध्यक्ष होगा और विधान परिषद का विपक्ष का नेता होगा। क्लियर हुई ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ तक बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए, आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविद्यमान नहीं होगी जो चयन समिति पर लिखित हो, ये ध्यान रखिएगा। फिर है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को शपथ राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति दिलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, ठीक है। हटाने की प्रक्रिया, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की राष्ट्रपति हटाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति हटाता है, इसमें राज्यपाल नहीं हटाता है। और इन कारणों के आधार पर तो वो डायरेक्टली हटा देगा राष्ट्रपति। और 2 एक ये कदाचार और अक्षमता आएगा, तो इस पर वो सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट की जांच करवाएगा, ठीक है। कार्यकाल इसका 3 सत्र होता है। 2019 से पहले ये 5 सत्र था। 2019 में इसमें पुनर्नियुक्ति के पात्र में इसका संशोधन किया गया है, ठीक है। अध्यक्ष व सदस्य किसी राज्य में भी मतलब काम कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, पद पे मतलब आसीन हो सकते हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा मतलब जैसे राज्यपाल करेगा, अपनी कुछ से पता है, ठीक है। और इसकी सेवा शर्तें राज्य सरकार निर्धारित करेगी। लेकिन इसके मतलब पद पर रहते हुए इसके जितने भी वेतन भत्ते हैं उसमें लाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकते, ध्यान रखना। और ये अपने को पता ही है कि इसके अध्यक्ष का जो पेमेंट होगा वो मुख्य न्यायाधीश के समान होगा और इसके सदस्य का जो पेमेंट होगा वो अन्य न्यायाधीशों के समान होगा। और इसके बाद में इम्पोर्टेंट बात, एक सचिव होता है इसमें, जो सचिव के नीचे का स्तर का नहीं होगा, और ये कार्यकारी अधिकारी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक इसमें जांच एजेंसी होती है, इसकी खुद की जांच एजेंसी होती है, ये ध्यान रखिएगा। खुद की जांच एजेंसी होती है जिसका जो नेतृत्व करेगा ना, जो इसका लीडर होगा वो महानिरीक्षक पुलिस का अधिकारी होगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका जो रिपोर्ट है वो राज्य सरकार, एसआर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देती है और राज्य सरकार इसको विधानसभा में रखवाती है, ठीक है। और धारा 29 में लिखा है कि जो एनएचआरसी है यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके कुछ प्रावधान एसएचआरसी पर भी लागू होंगे, ये ध्यान रखना। मैंने बताया था कि जो भी हमें मानवाधिकार की जो सूचना दी जाएगी वो तीनों तरीके से दे सकता है, यानी कि जो आयोग खुद भी ले सकता है, कोई पीड़ित भी दे सकता है या पीड़ित
उसके बिहार पर कोई और व्यक्ति भी दे सकता है। और राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर होगी। ये मैंने सारी बातें आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। ये सारी चीज़ें इसमें आएगा। ये एनजीओ का निरीक्षण करेगा, पुनर्वलोकन करेगा जेओ का, वो सब ये सब। और 6 सदस्य मैंने बताया, कांता कुमारी भटनागर हैं, सैयद गुप्त सगीर कुमार अहमद है, नगेंद्र कुमार जैन है, ठीक है, नगेंद्र कुमार जैन है, और प्रकाश टाटिया साहब हैं, और गोपाल कृष्ण व्यास है, गंगाराम मूलचंदानी है, ये 6 सदस्य हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये देखो, जो राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं उनमें ये अमर सिंह गोदारा प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, फिर जगत सिंह है, पुखराज सिंह भी हैं, HR कोड़िया है, महेशचंद्र शर्मा, रामचंद्र सिंह झाला है। एग्जाम दृष्टि से मैंने बोला था, राजस्थान राज्य मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष अमर सिंह गोदारा है, फिर ये 6 कार्यवाहक अध्यक्ष अभी तक बन चुके हैं और वर्तमान में गंगाराम मूलचंदानी। कांता भटनागर के बारे में 2-4 बात इंपॉर्टेंट है। पहले हैं ये प्रथम अध्यक्ष रहे हैं और एकमात्र महिला अध्यक्ष भी रही हैं, और ये जो राजस्थान जो हाई कोर्ट है उसकी प्रथम महिला न्यायाधीश भी रही है, मद्रास में भी ये न्यायाधीश रह चुकी हैं, और इनका कार्यकाल न्यूनतम रहा है, ये भी अपने को पता है। एस सगीर के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी बात में याद रखने की है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं और पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। NK जैन के बारे में यह है कि अपना कार्यकाल इन्होंने पूरा करा है और मैक्सिमम कार्यकाल भी इनका ही है, और बार काउंसिलिंग के रहे हैं ये अध्यक्ष। और याद रखना, ये जो हिमाचल प्रदेश के NHRC के SHRC थे उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त भी रहे हैं, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। और उसके बाद प्रकाश टाटिया के बारे में दिल्ली के न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है। ये बातें आप छोटी छोटी ध्यान रखना इनके बारे में, क्लियर। गोपाल कृष्ण व्यास के बारे में ये राजस्थान उच्च न्यायालय के रहे हैं, और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया, ये दूसरे अध्यक्ष हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर दिया था, ठीक है। गंगाराम मूलचंदानी के बारे में आपको बता ही चुका हूँ मैं, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। और एज ए सदस्य के तौर पे देखो, स्वार्थी कार्यकाल रहा है पुखराज सिरवी जी का, सिक्की का, और सदस्य के तौर पर निंदम कार्यकाल रहा है नमो नारायण मीणा जी का। मानवाधिकार आयोग के सदस्य BL जोशी हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मेघालय के राज्यपाल भी रहे हुए हैं। और ये आलम शाह और महेशचंद्र ऐसे सदस्य हैं जो पद पर रहते मर गए थे, ये ध्यान रखना, अपने को खत्म हो गए थे, उन्होंने निधन हो गए थे इनका, निधन हो गए थे। और ऐसे सदस्य जो लोकसभा सांसद भी रहे हैं नमो नारायण मीणा। उसके बाद दंतिन, मतलब मानवाधिकार आयोग को दंतिन किसने कहा था, ये कहा था HL तूने, क्लियर हुई। उसके बाद नियम कब के हैं, ये सारी बातें मैंने बताई थी, 2001 के नियम है इनके। और जो भी सूचना है आप या तो हिंदी में कर सकते हो, मतलब कोई अगर शिकायत दर्ज करवानी है अंग्रेजी में कर सकते हो, या 8वीं अनुसूची में कर सकते हो। फीस कोई देनी होगी, मतलब आपको फीस नहीं देनी है। मैंने बता दिया किन किन में आयोग मतलब जो है SHRC मतलब ये ग्रांट नहीं करेगा, कोई भी परिवाद होगा वो ग्रांट नहीं करेगा, किन किन सिचुएशन में नहीं करेगा, वो नहीं करेगा सब इन में। देखो, अगर कोई भी अस्पष्ट है, मतलब क्लियर नहीं है, कोई भी जो परिवाद है क्लियर नहीं है, 1 वर्ष से पुराना मामला है, या कोई सिविल विवाद चल रहा है, या कोई लोक सेवक के विरुद्ध नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेता है वो। मानवाधिकार के किसी विनिर्देश अतिक्रमण का मामला नहीं है, मतलब जिसमें मानवाधिकार कानूनी नहीं हुआ वैसे आ गया, ठीक है। कोई न्यायालय में विचाराधीन मामला है, या कोई न्यायालय ने उसको निश्चित कर दिया है, ऐसे सब ये सब बातें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। इसके बारे में बस ये इतना इंपॉर्टेंट, आप इतना कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले उसमें, अगले चैप्टर में मिलते हैं अपन, और क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी आयोग हैं वो सारे मैं क्लियर करवा दूँ। धन्यवाद।